जब सबको पता है कि ग्लोबल इफेक्ट है, सबको पता है कि 30% मौतें जो हो रही हैं वो हीट स्ट्रोक की वजह से हो रही हैं ग्लोबली, जब हमको सब पता है तो हम एक्शन कब लेंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है सर। आपके लुटियंस दिल्ली में आप जाएंगे तो आपको टेम्परेचर 60 डिग्री कम मिलेगा, क्योंकि वहां पे वीवीआईपी रहते हैं। आप शादरा चले जाइए, आपको टेम्परेचर 10 डिग्री ऊपर मिलेगा, क्योंकि वहां पे वीवीआईपी नहीं रहता है। तो मैम ये तो होता रहेगा। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात है कि ज़रूरत की वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और एक बात है कि फैशन की वजह से, भेड़चाल की वजह से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर दिल्ली में लुटियन दिल्ली की बात करेंगे या आसपास एनसीआर की बात करेंगे, तो ज़्यादातर आपको बिल्डिंग्स ऐसी मिलेंगी जिसमें ग्लास का दीवार लगा हुआ है, और ग्लास का दीवार से क्या होता है कि गर्मी और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। ग्लास का जो आपने देखा होगा कि पूरा 50 मंजिला अगर बिल्डिंग है तो पूरा बाहर का जो उसका आवरण होता है वो दीवार की जगह, ईंट की जगह वो पूरा ग्लास का बना दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अंदर बहुत गर्मी होती है, फिर एसी लगाया जाता है, एसी से और ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो क्लाइमेट में गर्मी का एक तो ये वजह है कि हम लोग भेड़चाल कर रहे हैं, हम लोग यूरोप की जो आर्किटेक्चर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि आंदोलन क्यों नहीं होता, लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं, ऐसी बातों पे लोग बिल्कुल आवाज़ उठाते हैं, जनता आवाज़ उठाती है। आपने अभी पिछले दिनों सुना होगा, अरावली की पहाड़ियों के लिए एक बात हुई थी सरकार की तरफ से, और वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है, जनता आवाज़ उठाती है। अभी अंडमान निकोबार में पेड़ काटने की बात हो रही है, उसके ऊपर बहुत आंदोलन चल रहा है। इवन मुंबई में जब थाने के आसपास का जो पेड़ काटने की बात थी उसके लिए बहुत आंदोलन हुआ, और हमारे यहाँ पर चिपको आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन हमारी सामाजिक संस्थाएं वो करती रहती हैं। बात यह है कि दो तरीके से काम होता है। एक होता है कि जनता के हाथ में क्या है, और दूसरा है कि जो नीति निर्धारक जो हमारी सरकार है, जो हमारे जो नेता लोग हैं, वो लोग क्या नीतियाँ बनाते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको जनता कैसे प्रेशराइज कर सकती है कि आप ये ना करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर कि अगले 1 साल के लिए कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकता? मैम देखिए, कुछ भी संभव है, हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं सरकारें ऐसा बड़ा फैसला ले सकती हैं कि कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, सो दैट जो हम घरों के बाहर 5 गाड़ियां लगाकर, एक गाड़ी 5 मेंबर है तो 5, और इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मेरे घर में अगर हम 3 मेंबर हैं तो 2 गाड़ी से ही आ रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा हार्ड स्टेप कि मैंडेटरी है, जैसे आईटी भरना पड़ेगा वैसे ही आपको 5 पेड़ लगा के आपको सबूत देने पड़ेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ मैम, आपने पेड़ 12 साल की बेटी है मेरी, मुझे लगता है अगले 10 साल बाद वो तो पता नहीं क्या देखेगी। आपने पेड़ लगाने की बात करी, देखिए बहुत गंभीर बात बता रहा, और शायद मनु कह रहा जो भी दर्शक सुनेंगे वो अक्षुब्ध रह जाएंगे। आपके सामने एक ऐसा इंसान बैठा, मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोफेसर हूँ, मेरी पीएचडी कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन मैं एनवायरमेंट के लिए काम कर रहा, बरगद नीम पीपल के मैं पेड़ लगा रहा, और लोग ये कह रहे कि मैं लाखों पेड़ बरगद के लगा चुका, और मैं चैलेंज कर रहा जो भी साथी इस इंटरव्यू को देख रहा, आप ग्रेटर नोएडा में आइए, बरगद बाबा के नाम से भी लोग मुझे जानते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना मैडम, यहाँ तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है एनवायरमेंट के ऊपर। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा, आपने आप देखो इस देश में आंदोलन, अलग अलग तरीके से आंदोलन हो सके। देखिए बहुत गंभीर बात मैं आपको कह रहा, शायद मैं मुद्दे से भटक गया। बहन जी मेरे सामने बैठी, हेल्थ सेक्टर से है। आज हमारे शरीर के लिए अगर कोई सबसे पहली आवश्यकता है ना, तो वो ऑक्सीजन है, वो हवा है। इस देश में हवा शुद्ध नहीं, इसके बाद दूसरी आवश्यकता पानी, इस देश का पानी शुद्ध नहीं, तीसरी आवश्यकता खाद्य पदार्थ, इस देश के खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं। और मैं एक जानकारी और दे रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, एनवायरमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा मेरे 3 मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं संघर्ष कर रहा, और खास तौर से मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ। जब मैं युवाओं के बीच में एक क्वेश्चन हमेशा करता हूं कि कितने ऐसे युवा है जो स्वस्थ है। इस देश में 80% युवा अस्वस्थ है। यहां जितने भी हम पैनल में बैठे, बताओ कोई सा स्वस्थ हो तो बताओ। जिस देश का 80% युवा अस्वस्थ हो, जिस देश में सांस लेने के लिए हवा ना बच रही हो, जिस देश में पीने के लिए पानी ना बच रहा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना बच रहा हो, यानी कि जल जंगल जमीन जिस देश की संकट में हो, और उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। आप देख लो प्लीज, आप अदरवाइज मत लेना, आप मीडिया की बात कर लो, आप एक्सेप्शन हैं मीडिया के अंदर। अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी गाय के साथ दिख रहे। मीडिया में 24 घंटे जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद पर डिबेट हो गए। आप कोई भी न्यूज चैनल बता दो जो पर्यावरण के ऊपर डिबेट करते हो, तो कहीं ना कहीं बरगद सिंह जी,
आज मैं ये बात से थोड़ा डिफर करूंगी, वैसे मैं उन आवाजों में से हूं जो सबसे पहले सरकार पे सवाल उठाती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए डिफर करूंगी क्योंकि कई बार ये जरूरी है इस देश के 140 करोड़ लोगों को ये भी बताना कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों डॉक्टर साहब, आप मानेंगे? दूसरी जगह मैम आप भी मानेंगे कि ये भी जरूरी है कि आज 40 डिग्री में भारत देश के लोग जी रहे हैं, हम लोग इक्विप्ड हैं, हमारी बॉडी इक्विप्ड है, हम सॉलिड हैं, हम गोलगप्पे का पानी से लेकर हम किसी भी तरह का पानी पी के जी लेते हैं, हम 2 बिस्किट चाय में जीवन निकाल लेते हैं। यूरोप में तबाही मच चुकी है, हमारा देश चाहे किसी भी स्थिति में इक्विप्ड है। हमारे राज्य, मैं राजस्थान से आती हूँ, हमारे तो बचपन से हमने देखे हैं नीले मकान, हम तो बचपन से तैयारी कर रहे थे हीट वेव आई की कैसे। तो भारत देश में कुछ चीजें अच्छी हैं। यहाँ बैठकर कई बार हम दूसरे देशों को देखते हैं, आज ब्रिटेन के हालात दूसरे लिहाज से भी, जाति धर्म संप्रदाय का आपने जिक्र किया इसलिए मुझे बोलना जरूरी है कि वहां पर जो हालात हैं, पूरी कंट्री इस्लामिक बन चुकी है, सरकार के हाथ से चीजें बाहर जा चुकी हैं। तो कई बार लगता है कि भारत देश भी भले ही धीरे तेज पर दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं। क्योंकि जैसे अभी मैम इन्होंने पहाड़ का जिक्र किया, तो मैं पहाड़ गर्मियों की छुट्टी में घूमने गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी गर्मी है कि पहाड़ में भी आप 7 बजे बाहर मत निकलिए, 10 बजे पहले निकलिए और फिर 6 बजे बाद बाहर निकलिए। आप 11 से लेकर 5 बजे तक तो वहां पर भी वही गर्मी महसूस करेंगे जो आप दिल्ली, जयपुर और बाड़मेर में महसूस करेंगे। तो इसलिए आप डॉक्टर का जो सेक्शन है या फिर जो हॉस्पिटल सेक्शन है, वो इन सब के लिए कोई तैयारी करता है? कुछ तैयारी है इसको लेकर? डेफिनेटली इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जैसे या हीट क्या अवेयरनेस, गवर्नमेंट की हीट तरफ से प्रोटेक्शन, कि कैसे बचा जाए इनसे। एंड दिस इज बेसिकली क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप इस एनवायरनमेंट में फिट होगे तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो हीट स्ट्रोक से बचने के तरीके अवेयर किए जाते हैं, इसके लिए भी कैंप्स होते हैं, टॉक्स होती हैं, सो दैट जो लोग हैं वो वेल अवेयर रहें कि हमें अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं। कि हाइड्रेशन सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें कि सब, और दूसरी चीज है मेडिकल इमरजेंसी। अगर हाइड्रेशन, जब तक आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ रही, तब तक आपको उसको हाइड्रेट करना ही करना है। बॉडी में अगर हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बाय कोल्ड स्पॉन्जिंग, जैसे हम हाई ग्रेड फीवर हो जाता है उसमें करते हैं, उसी तरह इसमें भी कोल्ड स्पॉन्जिंग हमें करनी ही करनी है। इसमें भी पैरासिटामोल या ये सब बाद में आते हैं, दवाइयाँ का बाद में आता है। प्रिवेंशन इज द की। पानी पास रखिए। हाँ सर, मौसम विभाग के लिहाज से मैं ये समझना भी चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ से जब चेतावनी दी जाती है, मंत्रालयों में क्या इंटरेक्शन होता है, मिनिस्टर्स से होता है, किस तरीके की स्थिति रहती है जब आप बताते हैं कि बहुत सूखा पड़ेगा या बहुत आपदा बारिश आने वाली है? क्योंकि इस सब का इफेक्ट अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, देश की ओवरऑल अर्थव्यवस्था पे। तो जब आप लोग कोई स्टडी करते हैं तो सरकार को जब बताते हैं तो किस तरीके के मेजर्स लिए जाते हैं, किस तरीके के प्रावधान जो हैं लिए जाते हैं? ये 2 मुद्दे हम लोग मिक्स कर रहे हैं। एक है ग्लोबल रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा आपका, सॉरी मैं आपका जवाब दूंगा उसके बारे में। ग्लोबल और एक लोकल, जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पानी बरस रहा है, यहाँ गर्मी है और यूरोप में गर्मी, बोथ आर डिफरेंट फैक्टर। क्योंकि ग्लोबल जब हम बात करते हैं तो अर्थ की बात करते हैं, और अर्थ के लिए पूरे विश्व को लगना पड़ेगा। वो लगा, हुआ क्या हुआ है, थोड़ा उसमें डिस्क्रिमिनेशन ये हो गया, डेवलपिंग नॉन डेवलपिंग कंट्री। जो बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, उन्होंने इतना पहले विकास के लिए इतना खराब कर दिया है इस पूरे पृथ्वी को। और अब जो है, पहले तो था कि वो उसमें पैसा देते थे, ट्रम्प साहब ने उसको भी बंद कर दिया। तो ये बहुत डिटरेशन, बहुत खराब हालत। तो आए और बोले ड्रिल बेबी ड्रिल, वो तो ड्रिल करना चाहते हैं, हर जगह से ऑयल निकालना चाहते हैं। नहीं, बहुत हालत खराब होने वाली है। इस चीज़ को जो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया गया था, और बहुत सारा ये हुआ था कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देती थी, क्योंकि आपने जैसा कहा कि हम गाड़ी बंद कर दें, गाड़ी बंद कर दें फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए पैसा चाहिए हमको। गरीब माने हमसे भी बहुत गरीब देश हैं, हम तो थोड़ा सा कुछ सक्षम हो गए हैं, मिलियन क्या वो 5 मिलियन ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी कंट्रीज वेरी प्योर, खाना नहीं है। मैं आपसे आपने कहा कि दूसरा आपका बता दूं मैं। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आपने कहा कि फिर क्या आप करते कह रहे हैं? हैं कि मैं बिल्कुल बेहतर तरीके से मानती हूँ कि अगर गाड़ियां नहीं बिके 2 साल तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज अफेक्ट हो जाएंगी। क्यों सर? लेकिन जिंदा रहेंगे सर तो
तो ही तो रहेगा। फिर आप देखिए कि डेथ टोल 30% से 40% पहुंच जाएगा। ये तो कभी ना रुकने वाली साइकिल होगी ना सर। फिर क्या यही करें है, इसका? ये गरीबी, हम साफ कहें ना, ये गरीबी का तमाशा है। हम गरीब हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं, लोग सड़क में बैठे होंगे, सर, रात 2 को हैं, सोते हैं, 2 गाड़ी है। सड़क में सो रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए ना कि हमारी क्या है, हम लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। और बाकी जो कुलदीप साहब ने कहा है कि सरकार तो राम मंदिर और ये सब उसमें ही व्यस्त है, तो ये बहुत सारी समस्याएं, ये अलग समस्याएं हैं। तो अब इसका, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत विस्तृत है, पूरे ग्लोब को करना पड़ेगा। अब तो ट्रम्प साहब की वजह से ये जो आप मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं, वो लगता है करीब डाई अप हो रहा है। अभी G7 हुआ, उसमें ये एजेंडा में ही नहीं था। अदरवाइज होता क्या है, अब थोड़ा सा एक किया गया है कि अब डेवलप्ड कंट्री देना नहीं चाहते पैसे, तो ये कहा गया भाई आप गरीब आदमी जो हैं वो थोड़ा कुछ कम करो, कार्बन रेट ये इसको कम करो, तो उसको बेच दो अगर आपने ज़्यादा अच्छा कर लिया है। क्योंकि जनरली होता है क्या, 4 टन पर आदमी के माने ये गड़बड़ी कर रहा है, उसको रिड्यूस करना है। तो दैट्स ए बिग स्टोरी, वो एक अलग चीज़ है। तो ये है कि ये ग्लोबली देखा जाए और हमारी गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट ले जाए वहाँ, उनको डांटे कि भाई आपने अपना से अपना विकसित कर लिया, अब हमको मार रहे हो। क्योंकि हो तो उनकी वजह से हो रहा है ना। हम जो ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर हमारे वजह से नहीं बढ़ रहा है, इंडिया का तो लोकल है ही है। तो लास्ट आपका जो बता दो क्वेश्चन जो आपने पूछा था, हम लोग देते हैं उसके ऊपर। अभी आपने जो ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि मानसून डिलेड होगा, कुछ ये होगा, जितना भी अभी दिया है टेम्परेचर बढ़ेगा, उस पर चीफ ये जो हमारे ये मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री, उनका स्टेटमेंट आया है कि कैसे वो तो टेम्परेरी वो करेंगे। नहीं, भूपेंद्र यादव जी या भूपेंद्र यादव नहीं, कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना स्टॉक है कि वही कर सकते हैं। इमीडिएट तो धान बना नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की तैयारी ये इन्हीं पूरे प्रेडिक्शन से दिया जाता है, इससे किया जाता है। कम से कम खाने के लिए तो रहेगा कि धान की है, फिर हम जो रबी की खेती आएगी उसमें कैसे करेंगे अगर पानी कम होता है। क्योंकि पानी कम होगा इस साल, जो है करीब करीब है ही कि कुछ कम होगा और इरेटिक होगा मानसून, जैसे हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा था और फिर 3-4 दिन से फिर गर्मी बढ़ गई। आज था प्रेडिक्शन शायद कल उलवर से पानी